हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो? मस्त। आज हम विज्ञान विषय का दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं, क्लास सेकंड, है ना। हमने ऑनलाइन क्लास में पहला क्लास लिया था जिसमें हमने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा था विज्ञान में, और हमने कौन सा अध्याय पढ़ा था आपको पता भी होना चाहिए। तो हमने अभी अध्याय कौन सा पढ़ा था? कल अध्याय 1 पढ़ा था, और आज हम अध्याय 1 का ही अगला आगे बढ़ेंगे। जो भी बचा हुआ है उन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। देखिए, हमने कल सबसे पहले पार्ट 1 शुरू किया था, अध्याय 1 शुरू किया था, और उस अध्याय 1 का नाम था आकाश दर्शन। और इस आकाश दर्शन में हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा था? तो आकाश का हमने दर्शन किया था थोड़ा बहुत, है ना। अब उसको हम आज और आगे बढ़ाएंगे। तो हम आकाश पर बहुत सारे चीज़ पढ़े थे। आकाश में क्या क्या होता है, तो सूर्य भी दिखाई देता है दिन में, और उसके साथ साथ सूर्य के अलावा और क्या क्या होता है, ये सभी चीज़ें भी हमने आकाश के बारे में पढ़े थे, तब जाने थे। उसके अलावा और क्या क्या होता है, तो बहुत सारे तारे होते हैं, चांद होते हैं, सितारे होते हैं, है ना। ये सभी चीज़ होते हैं, उल्का पिंड होती है, और क्या होता है। और ये जो तारे होते हैं, हमने और क्या पढ़ा था? ये जो तारे होते हैं वे धुंधले होते हैं, और कुछ तारे जो है चमकीले होते हैं, कुछ तारे बड़े होते हैं और कुछ तारे छोटे भी होते हैं। ये सभी हमने जानकारी हमने कल जानी थी। देखिए यहाँ पे, और मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या हमने, जो मेन पॉइंट है आपको याद रखने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो तारे होते हैं वे पृथ्वी से बड़े होते हैं, लेकिन हमको पृथ्वी से छोटे भी दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वे पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। मैंने आपको बताया था। जब भी ये प्रश्न आएगा कि जो तारे होते हैं बड़े होने पर भी हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं पृथ्वी से, तो क्योंकि वो तारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये आपको उत्तर देना है। चलिए, इसी के साथ थोड़ा सा और कुछ जो आपके लिए आवश्यक है वो बता देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे और दिया गया है कुछ जानकारी, जैसे कि आकाश गंगा। देखिए यहाँ पे दिया है आकाश गंगा। तो आकाश गंगा की रचना कैसे होती है? आकाश गंगा की रचना कैसे होती है, कौन लोग करते हैं? तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा, ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा और उल्का पिंड आदि मिलकर किसकी रचना करते हैं? आकाश गंगा की रचना करते हैं। देखिए आपकी पुस्तक में यहाँ पे दिया गया आकाश गंगा की रचना कौन करते हैं? तो यहाँ से आप लीजिए। देखिए इस तरह हमारी पृथ्वी, इस तरह हमारी पृथ्वी, है ना, इस तरह हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, उल्कापिंड आदि मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए आकाश गंगा की परिभाषा भी दिया गया है कि कैसे होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था तारे एवं तारा मंडल। जो तारे होते हैं बहुत आकर्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि वह टिमटिमाते रहते हैं, इसलिए आकर्षक होते हैं। ये ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो लगातार क्या उत्पन्न करते रहते हैं? प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। देखिए आपके पास इसमें और एक प्रश्न आ सकता है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो आपको क्या बताना है कि जो तारे होते हैं बहुत ज़्यादा प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, इसलिए वे तारे जो है टिमटिमाते रहते हैं या चमकते रहते हैं। ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो तारे होते हैं क्यों चमकते हैं, ऐसा प्रश्न आता है तो क्या लिखोगे आप? उत्तर में क्या बोलोगे? तारे हमेशा क्या होते हैं? प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं, जिसके कारण तारे जो हैं चमकते रहते हैं। ये आपको बताना है। ठीक है ना। अब आपके पास अगला प्रश्न आ गया, जैसे कि आपके पास ये प्रश्न आता है कि दिन में आकाश में तारे क्यों दिखाई नहीं देते? देखिए दिन में आकाश में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें ये तारे छिप जाते हैं, इसलिए दिन में आकाश में हमें तारे नहीं दिखाई देते। ये आपको बताना है। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में, है ना। आज का आपका जो क्लास है हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए जो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके पास दिया गया, आप पेज पलट लीजिएगा। हमने जब कल कहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आप जैसे ही पेज पलटेंगे तो आपके पास आता है कुछ इस तरह से, आपके अगले पेज पे दिया गया है। चलो उसको पढ़ते हैं। पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यदि, देखिए ये आपके लिए बहुत याद रखने की चीज़ है। जो पृथ्वी है ना और सूर्य, पृथ्वी से सूर्य हमारा कितना दूर है ये आपको बताना है। यहाँ पे बताया गया है जो आपका सूर्य है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। ये आपके लिए बहुत याद रखने की बात है। सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है जी? तो 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। ये आपको याद रखिएगा, याद रखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8 मिनट 3 सेकंड प्रकाश मिनट दूर है। 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। देखिए उसके प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सूर्य है वह पृथ्वी से कितनी दूर है? तो वह 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा अल्फा सेंटारी है। देखिए सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा है। उसके बाद दूसरा नंबर का निकटतम तारा कौन सा है पृथ्वी का? तो वो है अल्फा सेंटारी, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीला तारा, देखिए सबसे चमकीला तारा साइरस पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। ये देखिए ये जो दूरी दिया गया है वह प्रकाश के आधार पर दिया गया है। जो आपका प्रकाश आता है उसके आधार पर इस दूरी को बताया गया है। तो आपका सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस। और यह पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है? तो 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। आप जब भी आकाश में देखते हो तो आपको एक तारे दिखाई देते हैं? नहीं, जब भी हम आकाश में देखेंगे तो हमको अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। अनगिनत मतलब हम इतने सारे तारे दिखाई देते हैं कि हम उसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते उन तारों की हम गिनती नहीं कर सकते और वे अनगिनत होते हैं। ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी। इसे आकाशगंगा कहते हैं। यदि आप जैसे ही क्या करोगे, जब भी आसमान में देखते रहोगे रात में, तो आप उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? धुंधली पट्टी तारों की दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाशगंगाएं हैं। और आपकी जो ब्रह्मांड है उसमें ऐसी ही एक आकाशगंगा नहीं है, बहुत सारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड की इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार रहता है। और जो हम आकाशगंगा के बारे में पढ़ रहे हैं उसी में कौन लोग रहते हैं? सौर परिवार। मतलब एक सौर परिवार रहता है। और सौर परिवार को आप जानते हो जिसमें ग्रहों की जो बहुत सारे ग्रह हैं एक साथ रहते हैं, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में रहते हैं। चलिए हम देखते हैं, सूर्य सहित सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या पिंड समूह की तीव्र गति से परिक्रमा कर रहे हैं। जो आपका सूर्य है एक तारा है, वह किसकी परिक्रमा कर रहा है? तो पृथ्वी की, है ना। तो सूर्य सहित सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या पिंड समूह की तीव्रता से गति परिक्रमा कर रहे हैं, किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इनके बीच की दूरी में होने वाले परिवर्तन का बोध हमें नहीं हो पाता। जितने भी तारे हैं वे सभी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं अपने ग्रहों की। ठीक है, याद रखिएगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। जो आपका पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे अपने स्थान पर ही रहकर चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। हम जो रहते हैं, जिस ग्रह पर रहते हैं उसे हम कहते हैं पृथ्वी। और यही हमारी जो पृथ्वी ग्रह है वह अपने अक्ष पर रहकर दिन रात घूमती ही रहती है। और किस दिशा से किस दिशा तक घूमती है? तो यह पश्चिम से होकर पूर्व की ओर घूमती है, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन तारे कैसे होते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है। लेकिन जब भी आप आसमान में देखते हो तो जब आप उत्तर दिशा में देखोगे अंधेरी रात में, तो आपको क्या दिखाई देगा? एक तारा ऐसा जो स्थिर रहेगा। उस तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा ऐसा तारा है जो स्थिर रहता है, वह नहीं घूमता, स्थिर दिखाई देता है। और वह किस दिशा में दिखाई देता है? तो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती। लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए
ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता रहा है। तो आपका ध्रुव तारा क्यों नहीं घूमता है, क्यों नहीं घूमता, क्योंकि यह जो है आपके पृथ्वी के अक्ष पर होता है, इसलिए यह ध्रुव तारा नहीं घूमता। यह उसके अक्ष पर होता है, पृथ्वी के जहाँ पे पृथ्वी घूमती है उसी के अक्ष पे होता है, इसलिए हमको वह घूमते हुए दिखाई नहीं देता और केवल उत्तर दिशा में ही रहते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा तारा उत्तर दिशा में स्थित रहता है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित रहता है। चलिए हम देखते हैं ध्रुव तारा कैसे उत्तर दिशा में स्थित है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये देखिए यहाँ पे आप ध्रुव तारा देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ध्रुव तारा, ये आपका ध्रुव तारा है ना, ये आपका ध्रुव तारा है। ये जो है बिल्कुल उत्तर दिशा में स्थित है, यानी कि ऊपर की तरफ। जब भी आप नक्शे में देखते हो तो आपका उत्तर दिशा किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे भी आसमान में उत्तर दिशा में यह जो है ध्रुव तारा इस तरह से कुछ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर, इसको पढ़ लिए थे क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखने पर हमें तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का आभास देते हैं। जब भी हम आकाश में क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे तारे कहीं पे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और एक आकार के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। तो इन आकार को क्या कहा जाता है, इसको हम जानते हैं। तारों के ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। जब भी हम आकाश में देखेंगे तो बहुत सारे तारे एक जगह पे स्थित होते हैं। कई तारे बिखरे हुए होते हैं, लेकिन कई जगह पे क्या होते हैं, तारे जो है एक साथ जुड़े हुए होते हैं एक चित्र के रूप में। तो उन्हीं तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तारामंडल। उन मतलब कि तारों का मंडल, तारों के समूह को ही तारामंडल कहा जाता है। अब ये प्रश्न बन गया आपके लिए कि तारामंडल किसे कहते हैं, तो तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। जब भी आप आसमान में ध्यान से देखना, जब भी देखोगे तो कई तरफ किसी क्षेत्र में जो तारे हैं बिखरे हुए रहेंगे, लेकिन कहीं पे क्या होता है, तारे जो हैं एक साथ, बहुत सारे तारे एक साथ वहाँ पे एकत्र होकर रहते हैं। तो इन्हीं जहाँ पे तारे जो है एकत्र होकर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं तारामंडल। किसी तारामंडल के सभी तारे सदैव साथ साथ रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तारामंडल में क्या होता है, बहुत सारे तारे एक साथ रहते हैं। तो वहाँ पे जो है बहुत सारे जितने भी तारे होते हैं हमेशा साथ साथ में ही रहते हैं। अतः तारामंडल की आकृति भी सदैव समान होती है। तो तारामंडल की आकृति भी नहीं बदलती, क्योंकि वहाँ पे सभी तारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो तारामंडल की आकृति समान होती है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तारामंडल कैसे देखना है आपको। ये आपका आकाश है ना, ये अंधेरी रात है और ये आपका आकाश है। तो देखिए ये कैसे दिख रहा है आपका, जो है ये आपका तारामंडल है। जैसे हम अंधेरी रात में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये तारे जो है एक आकार में दिख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से बने हुए हैं। मैं आपको बना के समझा रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए ये आपका ऐसे बना है ना, ये ऐसे सब जुड़े हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तारे यहाँ पे क्या हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से जुड़े हैं। तो देखिए किस आकार के दिख रहा है, हंसियाकार आकार के दिख रहे हैं ना। तो देखिए ये जो है तारा मंडल है। क्योंकि यहाँ पे तारे जो हैं बिल्कुल एक लाइन से ऐसे एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये तारामंडल कहलाएगा और ये एक समूह में है, इसलिए ये तारामंडल कहलाते हैं। और जब भी हम आसमान में और देखेंगे तो ऐसे इस तरह से तारे जो हैं बहुत सारा, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे दिखाई देता है, कोई इधर दिखाई देगा, कोई इधर दिखाई देगा। मतलब देखिए ये लाइन से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो इनको हम तारामंडल नहीं कहेंगे। लेकिन आपके नीचे जो दिया गया है ये, इसको हम तारामंडल कहेंगे, क्योंकि ये इस तरह से कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अतः तारामंडल की आकृति भी समान होती है, तो हम जान गए। हमारे पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर इन्हें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे बृहद सप्तर्षि या उर्सा मेजर, या लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर, तथा मृग या ओरायन। जब भी आप रात में देखना उत्तर दिशा में आपको ये तारामंडल बिल्कुल दिखाई देगा, और इसका क्या नाम है, बृहद सप्तर्षि। और इसी बृहद सप्तर्षि तारामंडल में आपको ध्रुव तारा भी दिखाई देगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ध्रुव तारा के बारे में मैंने क्या बताया था कि ध्रुव तारा किस दिशा में स्थिर प्रतीत होता है, तो उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है। तो देखिए ये है आपका बृहद सप्तर्षि तारामंडल। ठीक है, यहाँ पे देखिए तारामंडल है बृहद सप्तर्षि। अब देखो ये बृहद सप्तर्षि क्यों है, क्योंकि इसमें 7 तारे एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से जुड़े हैं। और सब देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको दिखाई देता है
तारामंडल, है ना। तारामंडल आपको दिखाई देगा, ये आपका बृहद सप्तर्षि तारामंडल है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ध्रुव तारा है और नीचे में बृहद सप्तर्षि तारामंडल का समूह है। तो यह है आपका बृहद सप्तर्षि तारामंडल। जब भी आप आसमान में देखना तो उत्तर दिशा में देखिएगा, आपको ये ध्रुव तारा हमेशा दिखाई देगा और इसके साथ साथ ये बृहद सप्तर्षि तारामंडल भी दिखाई देता है। जब भी आसमान साफ हो तो बिल्कुल आप देखिएगा, ये तारामंडल आपको ज़रूर दिखता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में बृहद सप्तर्षि तारामंडल एक है, इसे बिग डीपर भी कहते हैं। देखिए आपका जो बृहद सप्तर्षि तारामंडल है, आगे बढ़ते हैं क्लास में। आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडल में बृहद सप्तर्षि तारामंडल एक है, क्योंकि इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? तो इसमें 7 तारे होते हैं जो लाइन से एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। मैंने आपको और दिखाया था, फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बृहद सप्तर्षि तारामंडल आसानी से पहचान सकते हैं। आसमान में ये बिल्कुल 7 तारे होते हैं इसमें, इसलिए हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। और ये उत्तर दिशा में ही होता है, तो हम उत्तर दिशा में जैसे ही देखेंगे, अंधेरी रात में जब बादल ना हो तो ये बिल्कुल हमको दिख जाएगा। बिल्कुल इस तरह से आपको दिखेगा बृहद सप्तर्षि तारामंडल। यहाँ पे ये बृहद सप्तर्षि तारामंडल है। इस तारामंडल में बहुत से तारे हैं। इस तारामंडल में क्या है? बहुत से तारे हैं, जिनमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। देखिए आपका जो तारामंडल है, इसमें जो इसका आकृति कैसा है? करछुल के समान बनता है, यानी कि प्रश्न जैसा चिन्ह होता है, उसी तरह से इसका भी आकार होता है। करछुल जैसी आकृति होती है, या प्रश्न चिन्ह के समान इसकी आकृति होती है। इनमें 3 करछुल के हैंडल में हैं तथा 4 कटोरे में, है ना। इसमें 3 जो है करछुल के हैंडल के रूप में होते हैं, और जो 4 होते हैं कैसे होते हैं? कटोरे में होते हैं। इस तरह से हमको दिखाई देता है। करछुल के शीर्ष पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। और देखिए इन 7 तारों को जो मिलाती है रेखा, वह ध्रुव तारे से होकर जुड़ी होती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से इस चित्र में जो 7 तारे हैं, यहाँ से क्या गया है आपके लिए? देखिए यहाँ से एक सीधा रेखा गया है। ये सीधा कहाँ पे जाता है? ध्रुव तारा में जाता है। कुछ इस तरह से सीधा रेखा गया है, ये तिरछा बन गया था, मैं आपको सीधा करके बता रहा हूँ। ये 7 तारे हैं नीचे में, यहाँ से आपको सीधा गया है ध्रुव तारा की ओर। तो ये है आपका ध्रुव तारा, जो एक लकीर से जुड़ा हुआ होता है। आपको पुस्तक में आपको बहुत अच्छे से साफ दिखेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु सप्तर्षि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे होते हैं। ध्रुव तारा इसके हैंडल के शीर्ष पर स्थित होता है। मृग या ओरायन भी आकाश में दिखाई देने वाला प्रमुख तारामंडल है। मैं आपको मृग या ओरायन जो तारामंडल है उसको मैं आपको कल बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो चित्र है अभी बहुत अच्छे से साफ नहीं आ पाया है। आपके पुस्तक में होगा, मैं इसको भी कल आपको अच्छे से बताऊँगा। तो आज का मैं क्लास यहीं पे बंद करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप सभी से निवेदन है कि आप बहुत अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा, और कुछ समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप में जाके मुझे मैसेज करके बताइएगा। मैं आपको उस चीज़ को फिर से अच्छे से आपको बताऊंगा। बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल निसंकोच आपको पूछना है। जो भी समझ नहीं आता है या कुछ कैसे बताना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास इसमें जो पढ़ाने का तरीका है सबसे अलग है। तो आपको भी अगर समझ नहीं आता तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं हमसे। तो आप व्हाट्सअप में मैसेज कर देना कि हमको ये समझ नहीं आया, ये वाला फिर से बताना है, फिर से बताइए सर। तो हम आपको फिर से उसको अच्छे से बताएंगे, और जैसा आप समझना चाहोगे वैसे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम क्लास यहीं पे हम बंद करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, और अगले इसके पड़ाव में आगे बढ़ेंगे, तो क्लास 3, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर भी बनाएंगे। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जब इसके बाद क्लास लेंगे तो आप पेन और कॉपी लेके आइएगा, या अभी नहीं मत लेके आइएगा। मैं आपको इसको अच्छे से लिखकर अच्छे से भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। आप सभी के पास मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को लिखकर भेज दूंगा, जिससे आप इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।